विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं, विकास के और काम भी कराए जाएंगे, ये आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहाँ से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहां से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए, यहां पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। और देखिए कितना रास्ता बना है। और हम तो आ रहे थे, यहां पर ऊपर का ही रास्ता आपके यहां बनवाए। एक एक काम हम लोगों ने, सब काम सब जगह से किया है। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। अब पहले तक कुछ नहीं था, अब उसके बाद तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के विकास के लिए सब तरह का काम किया है। लेकिन इधर हाल में एक बात है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से तो विकास हो रहा है और हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है। अब उसकी जगह से हम लोगों की सरकार ने अभी ये तय कर दिया है कि 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इसके लिए 1,12,00,000 लोगों को फायदा होगा। तो हम लोग तो पूरे बिहार में सब काम कर ही रहे हैं, सबके लिए फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात एक और हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। और उसके बाद भी जिनको घर बना या जिनका छूट गया था, उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और ये तय किया है कि इसी बार उन लोगों का भी सब काम करेंगे।
और जब हम लोगों ने किया था तो बहुत कम पैसा पर लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि लोगों को जो दे रहे थे हम लोग बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए, अब राज्य सरकार की तरफ से सबको मुफ्त में हम लोग ये देने वाले हैं। किसी के लिए कोई पैसा थोड़ा बहुत लगता था वो भी नहीं, हम लोग मुफ्त देने जा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी जो इच्छुक लोग रहेंगे उनके घर पर भी हम लोग बहुत फायदा होगा। ये सब हम लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग बाहर निकल रहे थे, आपके जिला में तो अइबे नहीं किए थे और सब जगह जिला में घूम रहे थे, तब पूरे तौर पर जो पूरा हम लोगों ने घूमा, तो उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जहाँ कहीं भी कोई कमी है किसी भी जगह पर, तो उसके लिए सभी राज्य के बारे में और सभी जगह के बारे में सबको चुन करके और सब लोगों से बात करके, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि 430 नई योजनाओं की स्वीकृति की गई है। और इसके लिए आप जानते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है और सब लोगों के लिए हम लोगों की सरकार ने भी ये काम कर दिया। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब पधारे और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए कितना फायदा कर दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया गया। सबसे पहले जो चुनाव इस बार का हुआ 24 में ही, तो इन्होंने जुलाई 24 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, वो शुरू हो गया। और दूसरा, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। और उसके अलावे अभी हाल ही में एक और काम कर दिया है, जो पहले से केंद्र की तरफ से 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलों में इंडिया हेतु गेम्स का आयोजन अब किया गया है। पहले से किया गया था कुछ जगहों पर, वही यहाँ करीब 8 के करीब में, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस बार ये भी तय कर दिया कि बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और जो गौरव की बात है, तो इन सब कामों के लिए जो हमने 3 बात आपको बता दिया, जो जुलाई 24 में इन्होंने इतना बड़ा काम किया बिहार के हित में लोगों के लिए, फरवरी 25 में किया, और अभी हाल ही में इन लोगों ने जो भी काम कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, तो ये सब काम के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहिए। हम तो इनका नमन करते हैं कि जो इन्होंने काम किया, आप लोगों को भी जानना चाहिए और नमन करना चाहिए इनको। तो अब सब कामों के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब यहाँ पर तो इनको बोलना है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए और सब जगह एक एक चीज आप लोगों ने देखा है। इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं
केंद्र के मंत्री, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, अन्य सभी एमएलए, एमपी, सब तरह के एमएलसी, जितने लोग हैं और जितने लोग आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आइए एक बार पुनः तालियों के साथ आभार व्यक्त करें हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। बहुत बहुत आभार श्रीमान। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रखर प्रेरणा से आपके मार्गदर्शन में बिहार चहुमुखी विकास का नया इतिहास रच रहा है। देवी और सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। समस्त बिहार वासियों की ओर से देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से करबद्ध आग्रह, अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरणा दें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनोराद दाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनोराधाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। भाइयों बहनों, आज हम यहां पर जब आए हैं तब इसी पुनोराधाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती,
और उग्रतारा भगवती के सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया हूं। ये मिथिलांचल की उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी। ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन है। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा
महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में, पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया है। बिहार कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेगा, सीताराम बोलेंगे। हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की है और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके,
उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया और उनके ही आशीर्वाद से यहां पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए।
मिथिलांचल के लिए क्या करा? भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों, 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1193 करोड़ से नया बन रहा है। 1193 करोड़ से जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज और भिखाना तोरी गेज परिवर्तन हो रहा है। 624 करोड़ से समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण हो रहा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्य रखना। बिहार के 10 स्टेशन, जिसमें दरभंगा आनंद विहार टी, गोमती नगर, इसकी अमृत एक्सप्रेस भी शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है। 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है। 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है। मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहरसा फॉरबसगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। मैं यहां से
तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद करें देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री का, हाथ ऊपर उठाकर जिनका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है, जिनका हर प्रयास नए सशक्त भारत का जय घोष है। बहुत बहुत आभार मान्यवर। मामला चाहे आंतरिक सुरक्षा का हो या सामाजिक सुधारों का, आज हर क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला नया भारत मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखने वाले नापाक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। आपका पुनः समस्त मिथिलावासियों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आभार मान्यवर। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का अभिवादन करें जो राष्ट्र रक्षा में, राष्ट्रहित में दिन रात समर्पित हैं। रामकाज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम, ऐसे बजरंगी आदर्शों के अनुपालक सिया राम के अनन्य। तो आप देख रहे थे पुनौरा धाम सीतामढ़ी, बिहार से सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर दरअसल ये पुनौरा धाम में भूमि पूजन किया उन्होंने जानकी माता मंदिर का, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर जो अभी SIR का जो मुद्दा चल रहा है और जिस तरह से जो सियासत चल रही है बिहार में, इस वर्ष कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जो विपक्ष के हमले थे उसका उन्होंने जवाब दिया और एक फहरिस्त गिनाई, लंबी फहरिस्त कि कितना काम पिछले वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने किया है और सीतामढ़ी के लिए क्या कुछ काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया है, ये सारी बातें भी उन्होंने बताई। SIR के मुद्दे पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से ये सारी बातें कही जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर यहाँ पर RJD के लोग हों, वो दरअसल अपनी हार की पटकथा तैयार कर रहे हैं और उसके लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ये थी पुनौरा धाम से लाइव की बात जिसमें अमित शाह ने अपनी बात रखी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस वक्त में देखेंगे कि राहुल के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान, क्या कुछ कहा बीजेपी ने और क्यों नाराज है चुनाव आयोग।
मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर जो जो सियासी खबर है दिन की। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है, सियासत तेज हुई है, बीजेपी भी हमलावर है। इस बीच अपने आरोपों को बार बार दोहरा रहे हैं राहुल गांधी। फर्जी मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्म है। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने आज फिर बेंगलुरु में अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग का भी बयान आया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि या तो वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सबूत चुनाव आयोग को सौंपे या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो हस्ताक्षर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास 2 विकल्प है, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके ये सबूत चुनाव आयोग को सौंपे या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की ओर से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस तरह के आरोप उन्होंने आज कर्नाटक में एक बार फिर दोहराए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितता से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और कहा कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटों की हेराफेरी हुई है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने उनसे चुनाव संचालन नियमों के प्रावधानों के अनुसार शपथ पत्र पेश करने को कहा। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी आदतन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवंडी सीट पर 37,000 से ज्यादा वोट बढ़े दरअसल, और सीट जीती उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के रईस किदवई ने। फिर ये आरोप बीजेपी के ऊपर कैसे लगाते हैं? नागपुर उत्तर में वोट अगर बढ़े 23,000 से ज्यादा, डॉक्टर नितिन राउत कांग्रेस पार्टी के वहां से जीते। ये डेटा भी देश को बताया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष की पार्टी तथ्यों के आधार पर झूठ बोलने का काम कर रही है, ये कहा बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात में ही 60% झूठा डेटा शामिल हो तो क्यों ना माना जाए कि आप जानबूझकर ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं देश के खिलाफ, देश में, और एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि आज कर्नाटक में राहुल गांधी ने ये आरोप एक बार फिर से लगाए। आज वो बेंगलुरु में चुनाव आयोग के बुलावे पर उनके दफ्तर में मिलने के लिए गए हैं। कल कर्नाटक सरकार ने जाति सर्वेक्षण के लिए मतदाता सूची को आधार बनाने का फैसला किया, तो एक और जहां विपक्ष के नेता मतदाता सूची पर एटम बम गिराने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार जाति जनगणना की अपनी सबसे महत्वपूर्ण नीति को, यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है, वहां पर मतदाता सूची पर आधारित करके मतदाता सूची को दरअसल प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहे हैं। वहीं एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद बिहार में एसआईआर पर अभी तक किसी राजनीतिक दल ने अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया है कि एक भी मतदाता, पात्र मतदाता छूटेगा नहीं और अयोग्य मतदाता को जगह नहीं दी जाएगी। और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या गंभीर आरोप लगाए, ये आइए आपको दिखाते हैं। पहले So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, केवल 2 वाइट, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter
appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses, voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाए और उनके फैक्ट्स पर भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े, राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? लोकसभा से विधानसभा में वोट इंक्रीज हुए 41,663। सीट किसने जीती? एनसीपी शिवसेना के जितेंद्र आव्हाड ने। सीट नंबर 137 भिवंडी ईस्ट जनरल सीट है। वोट बढ़े 37,535। सीट किसने जीती? लोकसभा में उनके इंडी पार्टी के पार्टनर समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख ने। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। ऋषि मिश्रा जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषण है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषि जी स्वागत है आपका। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मैं चाहूँगा कि इस चर्चा का टोन आप सेट करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल दरअसल चुनाव आयोग भी पूछ रहा है, बीजेपी भी पूछ रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सारे आरोप हैं और सही है तो क्यों नहीं दस्तखत करके एक घोषणा पत्र जाते हैं, दे आते हैं और वहां से जवाब ले लें। देखिए, बाकी चाहे चुनाव आयोग हो, बाकी हो, उनको तथ्यों पर बात करना है। राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है कि हमने 6 महीना परिश्रम किया है, इतने लोगों को लगाया है और वहां से हम ये सारा लेके आए हैं, और तो उसका पहला तो आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने नाम लिया कि उनका वह मतदाता कर्नाटक में भी है, लखनऊ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अलग अलग मीडिया साइटों ने उसको ढूंढा और ढूंढ के निकाला कि भाई आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटक में तो निकलता है, लेकिन महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में तो उसका नाम नहीं आ रहा है कहीं। और चुनाव जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस बात का खंडन कर दिया कि उनका कोई वाराणसी में भी उनका नाम है। वो व्यक्ति भी सामने आ गया ढूंढ के, जब मीडिया वालों ने निकाला कि भाई मैं रहने वाला जरूर हूं, लखनऊ में रहता था, लेकिन मुंबई में आया, नौकरी किया तो वहां का था, वहां से जब मेरी नौकरी छूटी, मैं जब बेंगलोर कर्नाटक में आ गया तो यहाँ बनवाया, वहां का एप्लीकेशन दे दिया, मैंने वोट तो एक ही जगह डाला है। अब ये इस प्रकार का। दूसरा देखिए, 2 बातें उन्होंने और कही है। जो एक महादेवपुरा का नाम लिया है, उन्होंने कहा कि 4 विधानसभा में हम जीत रहे थे और 1 विधानसभा में बीजेपी जीत गई है और वोट चोरी करके, उसमें बताया है कि वोट चोरी करके और हम हार गए। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धुले लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभाओं में जीत रहे थे। मालेगांव सेंट्रल में 1 साइडेड वोट पड़ गया कांग्रेस को और कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई जी। तो ये एक नॉर्मल चीजें होती है। कई बार 4 विधानसभा में हारते हुए 1 विधानसभा में इतने वोट आ जाते हैं कि जीत जाते हैं। तीसरी बात कि जो कुछ उन्होंने आरोप लगाया था महाराष्ट्र में कि अंतिम 1 घंटे में 76 लाख मतदान हुए, 75 से ज्यादा विधानसभाओं पर जो है धांधली हुआ है, वहां मतदाता फर्जी हैं, वही मामला प्रकाश अंबेडकर ने जो वंचित विकास अघाड़ी की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल किया था।
मुंबई हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर पूरा उत्तर मांगा, सारे वहां के रिजल्ट मांगे, और रिजल्ट मांगने के बाद 25 जून 2025 को मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस प्रकार के कोई तथ्य नहीं मिले हैं जिससे माना जाए कि चुनाव में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह की धांधली हुई है, फर्जी मतदाताओं ने मतदान किया है, और आपने न्यायालय का कीमती वक्त बर्बाद किया है, लेकिन हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आगे से चेतावनी दिया था। तो ये चीजें स्पष्ट होने के बावजूद राहुल गांधी जी अगर इस ढंग से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप एक शपथ पत्र पर साइन कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि मेरा वचन ही जो है शपथ है, जो कुछ मैं बोलता हूं वही शपथ है, उससे आप जांच कर लीजिए, लेकिन मैं शपथ पत्र पर साइन नहीं राजा करूंगा। का दैवीय सिद्धांत आपने राजनीति शास्त्र में पढ़ा होगा ऋषि मिश्रा जी, कि जिसमें कहते हैं कि भाई जो राजा के मुख से निकलता है वही कानून माना जाता है। क्या राहुल गांधी उस तरह की बात कर रहे हैं? जब उनसे कहा जा रहा है कि भाई घोषणा पत्र दे दीजिए तो लिख कर दे दें, और वो सारे देश के सामने बल्कि ज्यादा बेहतर होगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आरोप चुनाव आयोग पे लग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेंद्र यादव कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। जैसे नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी फायदा ले रही है उसके लिए। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का फेवर कर रही है, उनका सीधा ये कहना है। ये सबने सुना है, आपने भी सुना होगा। चुनाव आयोग का जो मतलब कैरेक्टर है वो खुद डाइल्यूट है, जैसा आरोप राहुल गांधी जी का है, तो इसका जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, भाजपा को नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से भाजपा और हमारे अवधेश जी जैसे बड़े भाई जो पत्रकार हैं, एग्रेसिव हैं राहुल गांधी के बयान के बाद, ये एग्रेसिव अप्रोच चुनाव आयोग का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात आप कर रहे हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लूं आदित्य श्रीवास्तव सही बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में आदित्य श्रीवास्तव के नाम पे किसने वोट दिया? ये तो वीडियो जारी करना चाहिए ना चुनाव आयोग को। नंबर 3, भूपेंद्र यादव जो कह रहे हैं संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी, तो ये अपने कार्यकाल में क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जब लिगन 2 पे आरोप लगा रहे थे, जब ये जीवन नरसिम्हा क्या कहते हैं ईवीएम को लेकर लंबी चौड़ी किताबें लिख दी, उसका जो भूमिका है। ठीक है, इसके पहले कौन क्या कर रहा था, ये सारी बातें तो जब करेंगे तो बहुत लंबी विषय हो जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि इसके पहले कांग्रेस काल में भाई वोट लूटे जाते थे, कौन लूटता था इसमें नहीं जाते, लेकिन ये बात तो ये कही है, जो सीधा सवाल है कि क्या राहुल गांधी लिख करके देने को तैयार है, दस्तखत कर दें और चले जाएं, क्या इसके लिए तैयार है या नहीं? आप तो विद्वान पत्रकार हैं, निखिल जी बता दीजिए, भाजपा ने इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग पे आरोप लगाया हो तो लिखित में शपथ पत्र दिया है? एक एग्जाम्पल बता दीजिए तो मैं मान लूंगा आपको, बताइए आप। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने भी कभी लिखित नहीं दिया है और एफिडेविट नहीं दिया है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, 2 सवाल उठते हैं। कौशल कांत जी तो बैठे हैं, बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, 2 सवाल उठते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों जवाब दे रही है, ये तो जवाब चुनाव आयोग के देना चाहिए, और दूसरा ये कि बीजेपी इस मामले में फिर वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी ने कभी शपथ पत्र नहीं दिया या लिख के नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। तो निखिल जी, सबसे पहले दोनों का जवाब देता हूं कि अगर बीजेपी बेनिफिशियरी दिखाई जा रही है, ऋषि जी और राहुल जी दोनों लोग मिलकर के यही तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके जीत रही है, यानी कि अल्टीमेटली बेनिफिट तो बीजेपी को जा रहा है, इसलिए बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही। एक चीज, दूसरी चीज, मतलब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना, सत्यापित नहीं कर रहे हैं ना, तो आरोप तो दुनिया लगाती है, राजनीति में आरोप लगाना बड़ी सी काम सी बहुत राजनीतिक स्टंट है, कोई भी कर सकता है। ऋषि जी प्लीज बोलने दीजिए, ठीक है। दूसरी, अच्छा चलिए हम प्राइमा फेसी मान लेते निखिल जी कि राहुल जी ने जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब सत्य है, प्राइमा फेसी अगर हम मान लेते हैं तो होना क्या चाहिए? एसआईआर। फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन्हीं बातों पे जो बातें उन्होंने आधा घंटा बैठ करके लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं, तो फिर ये काय राजनीति का ड्रामा मचा रखे हुए हैं? कुछ नहीं है, इसको हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कहते हैं। दंगा करो और भाग जाओ, पत्थर मारो और भाग जाओ, वही वाली पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते हैं, और इसी वजह से उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, हम भी सीरियसली नहीं लेते हैं, देश की जनता तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है। आदित्य श्रीवास्तव की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद एक विशाल सिंह है, उनका भी 3 फर्जी आयोग की कार्ड की बात की थी, वो भी झूठी है। गुरकीरत सिंह जो है, जिनके 4 ईपीआई नंबर बताए गए, वो झूठ निकला, केवल एक ही निकला।
हर चीज जितना उन्होंने बताया वो डेटा अपने आप में बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्टरी है, गलत है। तो इसलिए इस पर अभी आगे जिसको कहते हैं कि बहस जो है इसकी शुरुआत हुई है, अगर वो चाहते हैं कुछ सही हो तो उनको संवैधानिक संस्थाओं का जो लोकतांत्रिक प्रोसीजर है उसके थ्रू जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा, कम से कम जैसे वो देश की जनता के सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो ये जरूर सवाल बना रहेगा कि जो कहा जा रहा है एक नोट लिख करके दे दें, उसमें क्या दिक्कत ही क्या होता है। फिलहाल आज हमारी बहस बस इतना ही। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया और इस वक्त में हमारे साथ बने रहने के लिए दर्शकों आपका भी शुक्रिया। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जो